हाँ जी, हम हेयरिंग पे थे। मैम। जी जी। मैम अभी एक और बच्चे ने इन हुआ है अक्सा के नाम से। हमारी क्लास में कोई भी अक्सा नहीं है। ओके, मैंने उसे रिमूव कर दिया। यस मैम। अच्छा, वैसे अच्छा शुगल है ये कि जूम क्लास में आना और आकर किसी और नाम से और 3 डब्बे की आवाजें लगा लेना सब। मैम ये पिछली 2 क्लासेस से हो रहा है। अच्छी बात है, अच्छा है, शुगल लगता है क्लास में। इन बेचारों को अपनी मतलब कुछ करने का मौका जो नहीं मिल रहा घर में इनको, तो उन्होंने कहा कि चले यार, वैसे तो मैम के सामने कभी कुछ कर नहीं सकते, ऐसे कर लेते हैं। यस मैम। खैर, हम डिस्कस कर रहे थे फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। आपकी साउंड का एम्पलीट्यूड होता है, उसकी पिच होती है, जिसके हिसाब से हम साउंड को सुनते हैं। इसका एक पूरा टेबल है कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते। आपने अपनी सेकेंड ईयर में था आई गेस कि उसमें आपको था कि लिखा हुआ था कि हमारी कितनी हम पिच हम सुन सकते हैं और कितनी पिच हम नहीं सुन सकते, और इससे लो पिच जो है वो जानवरों की होती है। डॉग्स की जो होती है फ्रीक्वेंसी लिमिट, वो हमसे नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी लिमिट है वो हमसे कहीं ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो डॉग विसल होती है बेटा, हमारे लिए उसके अंदर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन डॉग के लिए उसके अंदर विसल होती है, और डॉग को ही सुनाई दे सकती है, हमें सुनाई नहीं देती। पिच डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हम लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के दरमियान। अब जिसका एम्पलीट्यूड, मैम आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। मैंने फिर स्क्रीन शेयर नहीं की, मैं 1 मिनट बेटा करती हूँ स्क्रीन शेयर। अच्छा, आप लोगों ने मेरे ख्याल है मैट्रिक में तो पढ़ा ही है कि पिच मतलब क्वालिटीज ऑफ द साउंड वेव क्या है, मुझे नहीं पता फिजिक्स में एफएससी में है कि नहीं है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली exactly. लेकिन आप लोगों ने पढ़ी क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू मी, ऐसे ही कुछ है। यस मैम पढ़ी तो थी हमने पेज, लेकिन अब इतना याद नहीं है। हाँ हाँ, इतना मुझे याद है पढ़ी थी। मैं चाह रही हूँ मुझे वो टेबल मिल जाए जो कि हमारी उसमें मेंशन था।
खैर जब तक मैं इमेज ढूंढ रही हूँ तब तक हम वैसे तो पढ़ लेना. मैग्नीट्यूड ऑफ द साउंड, पिच ऑफ द साउंड. मैग्नीट्यूड ऑफ द साउंड इज मेंशन्ड इन डेसिबल्स. सो जितना ज्यादा ग्रेटर एम्पलीट्यूड होगा किसी साउंड वेव का, उतनी ज्यादा स्टिमुलेशन जाएगी अंदर. जितनी ज्यादा स्टिमुलेशन अंदर जाएगी, उतना ही ज्यादा हमें साउंड वेव आगे जाके रिसीव होगा और उतनी ही ज्यादा हमें साउंड अंदर दिमाग तक पहुंचेगी और हमें दिमाग बताएगा कि आपको कान बंद करने की जरूरत है या कान करीब करने की जरूरत है. अक्सर औकात ओल्ड एज में आकर लोगों को सुनाई देना बंद हो जाता है. ऐसा ही कुछ है. यस मैम. हमारे यहाँ जितने भी ओल्ड एज लोग मौजूद हैं, मेरी जो स्क्रीन है वो स्टक हो चुकी है. खैर हमारे यहाँ जितने भी ओल्ड एज लोग मौजूद हैं उनकी ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ एज. हमारी एज के साथ साथ तमाम के तमाम जो ऑर्गन्स है वो एक्सपायर होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो हमारे पास जो चीज, क्या मुसीबत है इसका. जी, ह्यूमन हियरिंग जो है वो 16 हर्ट्ज से लेकर 18 किलो हर्ट्ज तक आती है. ये है ह्यूमन हियरिंग की रेंज. अब आगे उसने देखिए पावरफुल अल्ट्रासाउंड की रेंज अलग दी हुई है. एक्सटेंडेड रेंज ऑफ सोनोकेमिस्ट्री उसकी अलग दी हुई है. डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की अलग से रेंज दी हुई है. ये तमाम रेंजेस वो हैं जो हमारी हेयरिंग से दूर हैं, हम नहीं सुन सकते. अच्छा, वो जिस टेबल की मैं बात कर रही थी ना बेटा, वो टेबल ऐसा था कि उस टेबल में बताया हुआ था कि डॉग किस हद तक की सुन सकता है, हम किस हद तक की सुन सकते हैं. उसके बाद आता था कि एरोप्लेन की इवन क्या है, कार की क्या है, और कम करते 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 वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी तक जाते थे कि कितनी कोई लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास. अब जिस तरह के डॉल्फिन है, वो अपने मुंह से खास किस्म की अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालती है. जब वो वेव्स वो निकालती है ना, तो वो वेव्स आसपास फैल जाती हैं और उसका प्रे कितना दूर है वो उसको बताती हैं. एंड आफ्टर एनालाइजिंग कि उसका प्रे उससे कितना दूर है, कौन सी डायरेक्शन में है, कहाँ पर मौजूद है, वो उसकी तरफ मूव करती है. मतलब वो पहले अपने मुंह से एक आवाज निकालती है, उस आवाज की वेव्स के जरिए से वो पता लगाती है उसका प्रे कितना दूर है, और फिर उसके बाद जब वो वापस होकर आती है ना उसकी वेव्स उस तक वापस, तो वो उससे ये कौन सी डॉल्फिन करती है, इंडस डॉल्फिन, जो कि ब्लाइंड होती है. वो शिकार करने के लिए ये तरीका यूज करती है और उसके बाद वो अंदाजा लगाती है कि उसका प्रे कितना दूर है और फिर वहां जाकर उसको पकड़ लेती है. एंड इतना एग्जैक्ट उसको पता होता है कि वो उस डायरेक्शन में मूव करके जाकर उसको पकड़ भी लेती है. अल्लाह ताला का कमाल ही है ये. अच्छा, अब ऑब्वियसली हाई पिच जो फ्रीक्वेंसी, सॉरी, हाई पिच जो साउंड होगा उसका आपको ट्रफ और उसका पता है ना, क्रेस्ट का, तो उसका वो बड़ा होगा और नंबर ऑफ द अकरेंस ज्यादा नहीं होगी, कम होगी. जिसकी लो पिच हो उसकी नंबर ऑफ अकरेंस तो ज्यादा होती है, लेकिन उसका जो पूरा का पूरा वेव सर्कल है ना वो छोटा होता है. हाई पिच और लो पिच के अंदर ये डिफरेंस आता है. एक दफा इसकी भी हम एक, मैम एक दफा ये दोबारा रिपीट करते हैं, हाई और लो पिच वाला. अच्छा बेटा, मैं ना एक्चुअली डायग्राम निकालना चाह रही हूँ जिसमें हम आपको बता सकें हाई पिच क्या है. दिस वन देखिए जी, लोअर पिच के अंदर ये हमारा एक पूरा वाइब्रेशन है. आपको पता है वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है. दिस वन इज द ट्रफ एंड दिस वन इज द क्रस्ट. अब ये क्या है, हमारे पास एक, मैम आपकी स्क्रीन फिर नहीं आ रही. स्क्रीन नहीं शो हो रही. why my screen is not being shared. अब आ रही,
हायर आप देखें हायर पिच के अंदर आपको फ्रीक्वेंटली 1 2 3 4 ज्यादा आपको वेव्स के वाइब्रेशन की नजर आएंगी, ऐसा ही है। लेकिन लोअर पिच के अंदर कम होती है, लोअर पिच के अंदर कम होती हैं और हायर पिच के अंदर ज्यादा होती है। हायर पिच हैविंग द लो फ्रीक्वेंसी एंड द लोअर पिच हैविंग द हाई फ्रीक्वेंसी, ये डिफरेंस आता है। हमारा जो फ्रीक्वेंसी रेंज हमारी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, जहां तक हम सुन सकते हैं। जो लोएस्ट वाला था 20 हर्ट्ज वो डॉग विसल पे आ जाता है। लेकिन खैर इसके अलावा इससे नीचे वाले साउंड्स हम सुन ही नहीं सकते हैं। अगर आपने देखा हो तो आपके इर्द गिर्द आपके पेट्स मौजूद होते हैं जो कि ऐसी चीजों पर रिएक्ट कर रहे होते हैं जिनको आपको सुनाई नहीं दे रहा होता, आपको दिखाई ही नहीं दे रहा होता। वो क्या होता है कि उनकी देखने की और उनकी सुनने की दोनों पावर्स ज्यादा होती है आपसे। तो वो साउंड वेव्स भी सुन सकते हैं जो आप नहीं सुन सकते, और बड़ी दूर से सुन लेते हैं, और वो चीजें देख भी सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। देयर इज अ डिफरेंस। उनके किस तरह से आंखें काम करती हैं वो एक अलग पूरा का पूरा सिस्टम है। तो इसी के साथ हमारा जो एयर का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें कोई सवाल है तो पूछें। जी बेटा कोई क्वेश्चन है या नहीं, या मैं पूछूं? अच्छा है कि आप लोग ही पूछ लें। अच्छा, आप लोगों की बुक्स के अंदर ये कौन सी बुक है? रॉज एंड विल्सन। रॉज एंड विल्सन के अंदर एक बिहेवियर ऑफ द साउंड वेव की डायग्राम बनी हुई है। साइकिल्स पर सेकंड, हायर फ्रीक्वेंसी विद हाई पिच, लोअर फ्रीक्वेंसी विद लो पिच दिखाई हुई है। इनके हिसाब से ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा पिच और ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, सॉरी एम्पलीट्यूड डिफरेंस आता है। अब एम्पलीट्यूड देखें, एम्पलीट्यूड हाई होता है कब? जब जो साउंड वेव है वो ज्यादा ऊपर तक जाकर नीचे वापस आती है, मतलब जिसका क्रस्ट और ट्रफ का जो है फासला ज्यादा होता है, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। द पीक इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कम होता है वो साउंड लो होती है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि औरतों की पिच ज्यादा होती है या मर्दों की पिच ज्यादा होती है? मेल्स की ज्यादा होती है। हाँ औरतों की फीमेल ज्यादा ज्यादा होगी होती है, pitch। फीमेल ज्यादा होती है। मेल की पिच ज्यादा होती है। मर्दों का वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है, जिसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड हाई हो सकता है, लेकिन पिच ज्यादा औरतों की होती है। उनकी आवाज बारीक होती है, ठा करके कान में लगती है। लेकिन मर्दों की आवाज बारीक नहीं होती है, मर्दों की आवाज भारी होती है विद अ हाई साउंड, विद अ हाई वॉल्यूम। अच्छा, अब हम आते हैं बैलेंस की तरफ कि हमारी जो कैनाल्स हैं वो बैलेंस कैसे करवाती है। हमारी फ्लूइड मूवमेंट होती है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि एंडोलिम्फ मूव करता है, पेरिलिम्फ मूव करता है, एंड इट विल बेंड द हेयर सेल्स। आपके अंदर जो हेयर्स बने हुए हैं उनको बेंड कर देता है विद द फ्लूइड। जैसे मतलब आपने सर को नीचे की तरफ किया है तो आपके फ्लूइड ने भी नीचे की तरफ मूवमेंट किया है, और वहां के जो हेयर सेल्स थे उन्होंने भी बेंडिंग मूवमेंट शो करवाई है। इससे क्या हुआ? एक स्टिमुलस गया, एक सेंसरी स्टिमुलस आगे गया, जिसने वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस को जाके बताया कि जी सर की पोजीशन जो है वो अब इस डायरेक्शन में जा रही है, और उसने जाकर सेरिब्रम को बताया, और उसने जाकर आपका बॉडी पोस्चर मेंटेन किया। आप जब गोल गोल घूमते हैं तो आप अपना बैलेंस खो देते हैं ज्यादा देर घूमने के बाद। वो इसलिए क्योंकि आपके फ्लूइड की मूवमेंट हो रही होती है और फ्लूइड को समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ ठहरना है, क्योंकि वो खुद मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से रुक जाने के बावजूद आपका दिमाग घूम रहा होता है। एक्चुअली आपका दिमाग नहीं घूम रहा होता, वो फ्लूइड घूम रहा होता है, जिसकी वजह से आप बैलेंस नहीं कर पाते। सो आपके बैलेंस के अंदर आपके एयर का किरदार बहुत ज्यादा है। एयर के अलावा आपका बैलेंस आपकी पूरा का पूरा पोस्चर मेंटेन करता है, लेकिन सबसे पहले आपका ब्रेन अगर तो स्टिमुलस रिसीव करेगा, जैसे कि आपका जो हेड है
वो इस वक्त अगर देखा जाए तो ना उसे पीछे से सपोर्ट मिल रही है, ना उसे आगे से सपोर्ट मिल रही है, ना उसे साइड से सपोर्ट, बस नीचे ही गर्दन पे टिका हुआ है। हमने उस हेड को किस डायरेक्शन में करना है और करके उसको स्टेबल कैसे रखना है, ये हमारी जो है ना एयर का बैलेंस बताता है। हमारे दिमाग में स्टिमुलस जाता है और उसके रिसीव करने के बाद हमें पता लगता है कि हमने अपना बैलेंस, अपना पोस्चर मेंटेन करना कैसे है। इतनी बात समझ आ गई? मुझे लगता है बच्चे पढ़ के सो गए हैं। यस मैम। यस मैम। आज तो वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता आप लोग किस किस जगह से बात कर रहे हैं, लेकिन आज लाहौर का मौसम खासा अच्छा है। तो रोजा, मैम 2-3 दिन से काफी अच्छा है सुबह हाँ, अल्लाह के ताला ने टाइम। रमजान की बरकतें दी हुई हैं हमें। गुनाहगार यस मैम। फिर भी अल्लाह ताला हम पे करम कर रहा है। बाकी आप सबकी तरफ हालात बेहतर हैं मुल्क के? मैम नेट जी नहीं जी चल रहा। हाँ, नेट तो मेरा भी बेहतर है।